नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अनीता बलगमकर, सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय शिरसी। आज मैं आपके सामने और एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अखबार में नाम। कर्नाटक विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला बीए प्रथम सत्र के AECC के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला एक पुस्तक का नाम है कथा कमल। कथा कमल के अंतर्गत आप 10 कहानियों को पढ़ते हैं और यह तीसरी कहानी है अखबार में नाम। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल। जी हाँ, यशपाल जी का जन्म 1906 और इनका जन्म स्थान रहा पंजाब के फिरोजापुर। और कहानी संग्रह इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं क्योंकि 1906 कहते ही आप लोगों को याद आने लगेगा शायद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, ये जेल भी गए, वहां पर भी वे लिखते रहे। उसके पश्चात बाहर आने के पश्चात उन्होंने अपने कहानी संग्रह को छपवाया, उसका नाम है पिंजड़े की उड़ान। इसी के साथ साथ ज्ञानदान, तर्क का तूफान, वो दुनिया आदि कहानी संग्रह इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जो सामाजिक विसंगतियों का पर्दाफाश करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। उनमें से कुछ का उपन्यासों के नाम इस तरह से हैं: झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही। समय की कमी की वजह से हम सिर्फ इतना ही कर पा रहे हैं। यहाँ एक इन्होंने मनुष्य से संबंधित विविध पहलुओं को लेकर इन्होंने लिखा है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी इन्होंने लिखा है जिसका नाम है अखबार में नाम। यह छात्रों को व्यंग्यात्मक और मनोवैज्ञानिक कहानियों का परिचय तो कराता ही है, साथ ही साथ ज्यादा उत्साही होना, उतावलेपन कहीं नुकसानदायक न सिद्ध हो, यही इसी आगाज के साथ वे इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कहानी की शुरुआत मामूली ढंग से होती है क्योंकि इस कहानी का प्रमुख पात्र गुरदास है और वह गुरदास स्कूल जाया करता है। वहां पर कवायद चल रही है, ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करवा रहे हैं। अचानक से धूप में ड्रिल करवाते हुए हमने देखा, हम भी अपने बचपन में चले जाते हैं क्योंकि हम भी ड्रिल किया करते थे। यहाँ एक लड़का धूप के मारे कवायद करते करते गिर पड़ता है। वह लड़का 2 कदम आगे था, गुरदास से 2 कदम आगे वह खड़ा था। वह गिर जाता है तो बड़ी हलचल मच जाती है। हेडमास्टर साहब भी वहां पर आ जाते हैं। लड़के भाग भाग कर जाते हैं और पानी ले आकर उस लड़के को पिलाने लगते हैं। हेडमास्टर साहब उसे सिर के ऊपर हाथ फेरकर उसे सहलाने भी लगते हैं। यह देखता हुआ गुरदास का मन कुछ उदास हो जाता है। सोचने लगता है कि काश मैं उसकी जगह खड़ा हो जाता, शायद ही सब लोग मुझे भी पुचकारते, प्यार करते, फिर तांगे में ले जाकर घर छोड़ते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार गुरदास के साथ ऐसा ही होता होगा, उसे ऐसा लगने लगता है क्योंकि जब गणित का क्लास जब चलता था, यहाँ पर भी वह मसलों को जल्दी जल्दी वह सुलझाने लगता। अभी सुलझाकर खत्म करने ही वाला रहता था कि यहाँ कुछ लोग उसके साथ ही हाथ उठाकर प्रस्तुत कर ही देते थे। तो यहाँ भी शाबाशी मिलने से रही क्योंकि वक्त की बात है, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता है। यहाँ
आगे वह दूसरे क्लास में इतिहास में बहुत रुचि थी। वह खिलजी के डायनेस्टी के बारे में जानता है और वह कल्पना करने लग जाता है शेरशाह सूरी कैसे हुआ करते थे, किस तरह से शिवाजी हुआ करते थे। वह इतने इतिहास के पन्नों में इतना गुम हो जाता है, इतना गुम हो जाता है कि वह कल्पना लोक में विचरण करने लग जाता है। और वह यहाँ भी श्रेणी उसकी नहीं आती है, क्योंकि वह तारीखें और सनों को भूल जाता है। उसे तारीखें और सनें बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। बस वह अपने आप को, वह फिर से शाबाशी उसे नहीं मिलती है। यहाँ उसकी एक महत्वाकांक्षा जाग उठती है, सभी लोगों से परिचित होना, सभी लोगों से शाबाशी लेना। यहाँ धीरे धीरे वह उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है। घर में भी गुरदास इकलौता लड़का था और उसकी 3 बहनें थी। माँ राजा बेटा के कर पुकारती थी, बहुत पुचकारती थी। पिता साधारण सी रेलवे डिपार्टमेंट में साधारण सी क्लर्क थे। वहां बड़े साहब की कृपा से गुरदास को आगे चलकर क्लर्क की ही नौकरी मिली। लेकिन वह रोज अखबार पढ़ता और अपने आप को अपना नाम भी अखबार में देखना चाहता था। और रोज यही बात वह अपने आप को दिलासा देता था कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल मेरा नाम अखबार में आ ही जाएगा। वैसे भी इस मोहल्ले में किसका नाम छपा है अखबार में। तो यहाँ यही कहकर वह अपने आप को दिलासा देता था। लेकिन यह मामला भी नहीं चला, क्योंकि उनके गली के मुहाने में जो गली के एक निसंतान लाला ने अपने गुप्त धन से बटोर कर एक स्कूल, अपने नाम से एक स्कूल की शुरुआत की, जिसकी वजह से उसका नाम भी अखबार में आ गया। गुरदास को लगने लगा चलो ठीक है, गली में भी सबके नाम आने लगे। दूसरे दिन वह दफ्तर से जा रहा था और अखबार वाले ने पुकारा, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वह सोचने लगा, अरे भाई, नाहर मोहल्ले का आज की ताजा खबर। नाहर मोहल्ला सुनते ही के कान खड़े हो गए। चलो अखबार पढ़ने लगा और वहां पर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ उनके गली के मुहाने पर जो जो चाचा रहते थे, उनका स्ट्रेचर पर लेटा हुआ वहां पर चित्र वहां देखता है। रोगग्रस्त चाचा के चित्र वहां पर देखता है। वहां पर भी वह उदास होकर आगे चलता ही रहता है। इतने में वह एक वकील की गाड़ी से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। जब आंख खुलती है तो अस्पताल में, वह अस्पताल में कूल्हे के दर्द से, घुटनों की दर्द से कराह रहा था और डॉक्टर उसके इलाज कर रहे थे। नींद की गोली भी उन्होंने खिला दी थी। लेकिन वह जब रात को नींद खुलती है तो वह सोचने लगता है, कहीं इस घटना का अखबार में नाम तो नहीं छपा। सुबह होती है, वकील साहब आते हैं, बहुत ही सहानुभूति जताते हैं, कहने लगते हैं चलो ड्राइवर का भी कोई दोष नहीं था, उसने ब्रेक मारा, लेकिन तुम ही गाड़ी के नीचे आ गए, फिर भी तुम्हारे लिए मैं 200-400 रुपए का बंदोबस्त तो मैं कर ही देता हूँ। यह वे कहते जा रहे थे, लेकिन इसका ध्यान, गुरुदास का ध्यान सिर्फ वकील के पास मोटी मोटी तौर से लिपटी हुई अखबार के ओर था उसका ध्यान। चलो इसने यह पूछ बैठा कि अखबार में मेरा नाम छपा है, मेरा नाम गुरदास है। ठहरे वकील, कहाँ छोड़ते हैं? पूछे, छपवाना चाहते हो? इसने कहा हाँ। चलो ठीक है, आज नहीं छपा तो कचहरी के दिन, जिस दिन मामला चलेगा उस दिन तो छप जाएगी। एक काम करो, एक पर्चा ले लो और अपना नाम और पता लिख
कर दे दो। गुरदास ने लिख कर दे दिया और कचहरी में मामला दर्ज हुआ। यह न्यायालय पहुंच गया। वकील सबसे पहले प्रश्न करते हैं, क्या तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? गुरदास कहता है, जी हाँ। दूसरा प्रश्न करते हैं, तो तुमने जानबूझकर अखबार में नाम छपवाने के लिए मेरे गाड़ी से टकरा गए, ठीक है? इसने फिर भी कहा, जी हाँ। और मामला क्या होना था वही हुआ। न्यायालय में यह नतीजा सुनाया गया कि अखबार में नाम छपवाने के लिए ही वकील की गाड़ी से गुरदास टकराए और न्यायालय ने हर्जाना देने से भी इनकार कर दिया। हर्जाना मतलब कंपेंसेशन, वह भी देने से इनकार कर दिया। और दूसरे दिन अखबार में गुरदास का नाम छपा। और उसमें लिखा हुआ था, गुरदास जानबूझकर अखबार में नाम छपवाने के लिए वकील के गाड़ी से टकराए। देखिए कितना उतावलापन, क्या यह सही है? इतनी उत्सुकता भी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि खुद का तो नुकसान हुआ, ऊपर से वह उस अखबार को लेकर मुंह डाबकर चुप रहा। यहाँ हम यशपाल जी किस तरह से लिखते थे, किस तरह के अंदाज में वे लिखते थे, इसके बारे में हम और भी चर्चा करने जाएंगे। तो वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। साथ ही साथ बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने इस कहानी को प्रस्तुत की है। अंत में पाठक सहानुभूति जताते रह जाते हैं। एक तरफ शोषण करने वाले हैं, अपने फायदे के लिए लोगों की कमजोरियों पर नजर डालकर अपना फायदा बना लेते हैं। इस तरह के लोगों पर भी उन्होंने करारा व्यंग्य प्रस्तुत किया है। बहुत ही छोटी सी कहानी है, सुंदर सी कहानी है, अच्छी तरह से पढ़िए। इसके साथ ही मैंने स्टडी मटेरियल भी आपके लिए तैयार किया है, उसको भी रेफर कीजिए। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।